जैसे ही उन दोनों भाइयों ने आरव का मजाक उड़ाया, ऊपर खड़े आरव के होठों पर एक हल्की पर ठंडी मुस्कान आ गई। और फिर आरव ने शांत लेकिन घातक आवाज में बोला, मर गया? और मैं? अरे जा रहे, ऐसी बातें कल्पना में ही अच्छी लगती हैं, और कल्पना करना एक अच्छी बात है, पर किसी को जिंदा रहते मरा हुआ मान लेना, ये बहुत गलत बात है। और अब जब मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं, तो मरने वाले अब तुम दोनों हो गए। उसकी बात सुनकर दोनों भाइयों की रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। उनकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा और उनकी आंखों में मौत का डर साफ दिखने लगा। आरव अपने चाचा तोमर की ओर मुड़ा। चाचा, मैं सही समय पर तो आ गया, आप ठीक तो हैं? तोमर गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाते हैं। तभी दोनों भाई आरव की तरफ देखना शुरू करते हैं और एक क्षण में उनकी आंखों में लालच की चमक उभर आती है, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ आरव के पास कोई कल्टीवेशन नहीं है। उनके मन में तुरंत एक लालची विचार आया, अगर हम इन दोनों चाचा और भतीजे को यहीं खत्म कर दें तो सोहन हमें बहुत सोना, बहुत धन देगा। वे दोनों आरव की ओर नीचे पड़ी हुई अपनी तलवारें उठाकर बढ़ते हैं। आरव ये देखकर अपनी बची हुई थोड़ी सी शक्ति इकट्ठा करता है। वह भी युद्ध मुद्रा में आ जाता है। चाहे उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी हो, फिर भी वह अभी भी क्लाउड एम्परर था। अगर उसे मारना इतना आसान होता तो वह अब तक हजारों बार मर चुका होता। लेकिन उससे पहले कि आरव कुछ करता, दोनों भाई अचानक चीखने चिल्लाने लगे, मानो उनके शरीर में हजारों भाले एक साथ उतार दिए गए हों। उनके शरीर तड़पने लगे, नसें सूजने लगीं, चेहरे पर नीली रेखाएं उभर आईं, जैसे कोई भयंकर जहर उनकी नसों में दौड़ रहा हो। आरव हैरान था, ये लोग ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? लेकिन वह तुरंत ही समझ गया कि उन्हें कोई जहर दिया गया था। कुछ ही पल में दोनों भाई जमीन पर गिर गए, मरे पड़े हुए थे। आरव धीरे धीरे उनके पास गया, घावों को देखा, फिर गंध महसूस की और बोला, ये तो हेल ऑफ डीमन पाउडर है, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। इसकी एक बूंद भी किसी इंसान के अंदर चली जाए तो उसका बचना असंभव है। वह आगे बोलता है, इन दोनों की मौत तो पहले से ही तय थी। सोहन ने इन्हें भेजा और साथ ही इन्हें मरने की भी व्यवस्था कर दी, ताकि हत्या का कोई सबूत न बचे। आरव ये सब समझता हुआ सोच में डूब गया। इमॉर्टल वर्ल्ड से भागने के बाद मेरी कल्टीवेशन बहुत कम हो गई है। ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, बल्कि किसी वैक्यूम चेंबर में सील कर दी गई है। मैं ना उसे महसूस कर पा रहा हूं, ना उपयोग कर पा रहा हूं। ये जरूर इमॉर्टल वर्ल्ड छोड़ने की सजा होगी। वो गहरी सांस लेता है। अगर मैंने इसे जल्द ही बहाल नहीं किया तो मैं एक साधारण कल्टीवेटर बनकर रह जाऊंगा। आरव और लीडर तोमर महल पहुंचते हैं। वहां तोमर भारी मन से कहता है, तुम 3 साल पहले कल्टीवेशन के लिए गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। हम सबने समझ लिया था कि तुम मर चुके हो। आज तुम्हें जीवित देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। आरव मन ही मन बुदबुदाता है, ओह, तो यहां के 3 साल इमॉर्टल वर्ल्ड के 3000 साल। तोमर आगे बोलता है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार और काया तीनों का कोई पता नहीं चला। मैंने बहुत खोजबीन की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। फिर वो एक धातु से निर्मित टोकन आरव को देता है। तुम्हारे घर की तलाशी में मुझे बस ये टोकन मिला था। आरव टोकन देखते ही एकदम गंभीर हो जाता है और फिर कहता है, जहां तक मुझे याद है ये हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का टोकन है। होना चाहिए, क्योंकि ये धातु हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट इस्तेमाल करता है। इसका मतलब मेरे माता पिता और काया उसी सेक्ट में हैं। मुझे उन्हें जल्द खोजकर बचाना होगा। और फिर वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, मैं जल्द ही आ रहा हूं। अब तुम्हारे सेक्ट का विनाश तो तय है। कहते हैं कि बिच्छू के जहर की दवा नहीं जानते तो सांप के बिल में हाथ डालना नहीं चाहिए, और तुम लोगों ने मेरे माता पिता को ही बंदी बना लिया। माँ पापा, आप लोग चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही आप लोगों को खोज लूंगा और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने आपको आज तक जितना भी दुख पहुंचाया है उसका बदला लूंगा। तोमर भयभीत होकर कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट? तुम्हें पता भी है कि वह कितना भयानक और रहस्यमय सेक्ट है? और वह गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहता है, आरव, स्टार कॉन्टिनेंट में जितने भी सेक्ट हैं उनमें सबसे खतरनाक है हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट। उसकी शक्ति, उसकी क्रूरता, उसकी पहचान, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता।
उसका स्थान भी आज तक कोई नहीं खोज पाया। किसी को भी पता नहीं है कि वह पूरे स्टार कॉन्टिनेंट में कहां पर स्थित है, और अगर किसी ने उसे खोजने की कोशिश भी की है तो वह कभी भी जिंदा वापस नहीं आया है। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को खोजना मतलब खुद के गले पर छुरी चलाने जैसा है। आरव बिना डरे बोला, चाचा चिंता मत कीजिए, मुझे अपने माता पिता को बचाना है। मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ढूंढूंगा, और चाहे कुछ भी करना पड़े उन्हें वापस लाकर रहूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा। अब उन्हें कौन बताए कि आरव ने इमॉर्टल वर्ल्ड में इससे भी बड़े बड़े खतरे मोल लिए थे। परंतु वह आवेगी नहीं था, क्योंकि जो लोग बिना सोचे समझे कार्य करते हैं उनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। इसीलिए वह किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में जरूर सोचता था। फिर वह मन ही मन सोचता है और एक अनुमान लगाता। अगर काया मेरे माता पिता के साथ है तो वह सुरक्षित ही होंगे, क्योंकि वह इतनी शक्तिशाली तो है, तो मुझे अभी उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का सामना करने के लिए मुझे अपनी सील की हुई कल्टीवेशन वापस पाना ही होगा। जब तक मेरी शक्ति वापस नहीं लौटती मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। मुझे हर कीमत पर अपनी कल्टीवेशन से सील हटानी होगी। अभी आरव सेक्ट मास्टर तोमर से बात कर ही रहा था कि तभी वहां अचानक तेज हवा का झोंका उठा और 4 एल्डर्स प्रकट हुए, मानो वह हवा से निकले हों। इन एल्डर्स को 4 एल्डर्स कहा जाता था, परंतु सेक्ट के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। सेक्ट के सारे कार्यों को सेक्ट लीडर तोमर संभालते थे। जैसे ही उन्होंने सेक्ट लीडर और आरव को एक साथ देखा, उनके चेहरे पर हैरानी और दबा दबा तनाव साफ झलक रहा था, खासकर ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर, जो इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था। चारों एल्डर्स आरव के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक एल्डर ने तुरंत चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे आरव, तुम वापस आ गए। काश तुमने आने से पहले सूचना दे दी होती, हम तुम्हारे स्वागत में भव्य दावत का इंतजाम कर देते। आरव ने उन्हें देखते हुए हल्की मुस्कान दी और कहा, अरे इसमें अभी भी कौन सी देर हो गई है, अभी भी दावत हो सकती है। क्यों एल्डर, इंतजाम करा दीजिए। यह सुनकर एल्डर्स के चेहरे आई मुस्कान जम सी गई। उसी समय आरव की नजर ग्रैंड एल्डर पर पड़ी, वही जिसने उसके चाचा को मारने की योजना बनाई थी और अपने बेटे सोहन को लीडर बनाने के लिए दोनों हत्यारे भाइयों को भेजा था। आरव ने सीधे ग्रैंड एल्डर की ओर देखते हुए कहा, आप दावत तब तो देंगे ना जब आपका बेटा सोहन लीडर बन जाएगा, है ना? इसी उम्मीद में बैठे थे ना आप। पर दुख की बात यह है कि अब आपकी ये उम्मीद ही बनकर रह जाएगी, क्योंकि सोहन की सारी योजना मैंने नाकाम कर दी है। वह कभी लीडर नहीं बनेगा। ये सुनते ही चारों एल्डर्स के चेहरे तमतमा उठे। एक एल्डर ने कड़क आवाज में कहा, अपनी सीमा में रहो आरव, तुम 3 साल से सेक्ट से बाहर थे। नियमों के अनुसार अब तुम यहाँ के सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिसाइपल हो। तुम्हारा पद छीन लिया गया है, इसलिए तुम्हें हमारे फैसलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। आरव ने उनकी बात सुनी, फिर धीमी हंसी हंसते हुए कहा, समझ गया, मतलब आप चारों मिलकर, एल्डर्स ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि मेरी गैर हाजिरी में लीडर को मारकर उसके पद पर सोहन को बिठा दो। सही कहा ना मैंने? चारों एल्डर्स अचानक चुप हो गए। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। ग्रैंड एल्डर ने आखिरकार गुस्से को दबाते हुए कहा, देखो आरव, निर्णय लिया जा चुका है। मेरा बेटा सोहन ही अगला लीडर बनेगा और मुझे इससे रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। वो इस पद का असली हकदार है। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ ग्रैंड एल्डर से कहा, हाँ, ये बातें किसी और बच्चे को जाकर कहना, मुझे नहीं। क्या मैं तुम्हें 3 साल का दूध पीता बच्चा लगता हूं कि इन झूठों पर यकीन कर लूं? जहां तक मुझे पता है तो आगे कौन लीडर बनेगा ये तय करने का वर्तमान लीडर को ही होता है, और वह जिसे चुनेंगे वही लीडर बनेगा। लेकिन मैं लीडर नहीं बन सकता तो अर्नब तो बन ही सकता है ना? आरव की इस बात पर ग्रैंड एल्डर का चेहरा सख्त हो गया। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है अर्नब ने क्या किया है? अगर तुम्हें सच पता होता तो तुम उसकी तरफदारी कभी न करते। उसके पास न कल्टीवेशन है न चरित्र। उसने जो हरकत की है उससे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। उसका नाम लेना भी मेरी जबान को गंदा कर देता है। आरव शांत लेकिन एक धमकी भरे अंदाज में बोला, जो भी मामला है मैं खुद उसकी जांच स्वयं करूंगा। और हां, उसकी आंखें अचानक गहरी चमक से चमक उठीं और फिर आगे कहा, अगर उससे पहले तुम चारों लोगों में से किसी ने भी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। ग्रैंड एल्डर ने आरव को घूरते हुए व्यंग से कहा, अरे वाह, अब तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलने लगी है। आरव, तुम तो 3 साल पहले कल्टीवेशन करने गए थे ना, तो अब तक तो कम से कम पीक रेल्म तक तो पहुंच ही गए होंगे। मैं सही कह रहा हूं ना?
उसके शब्दों में ताना भी था और शक भी। आरव ने बिना कुछ बोले अपनी कल्टीवेशन प्रदर्शित करने के लिए ऊर्जा सक्रिय की, लेकिन उसे भूल गया था कि बीस्ट के साथ हुई अंतिम लड़ाई में उसकी सारी कल्टीवेशन सील हो चुकी थी। जैसे ही उसने कल्टीवेशन एक्टिवेट करने की कोशिश की, उसके चारों ओर कोई भी शक्ति दिखाई नहीं दी। चारों एल्डर्स तुरंत ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी आंखों में तिरस्कार भर गया। ग्रैंड एल्डर व्यंग से बोला, वाह आरव, 3 साल पहले तुम तो देवगढ़ के सबसे प्रतिभाशाली युवक थे, सबसे ऊंची कल्टीवेशन तुम्हारे पास ही थी। तो अब क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी वो सारी शक्ति? वो आगे झुककर तीखा ताना मारता है। जो पहले सबसे प्रतिभाशाली था, वो अब सबसे बड़ा लूजर कैसे बन गया? फिर वो गर्व से बोला, मेरा बेटा सोहन स्टार रेल्म की 6th स्टेज पर है, जो हमारे पूरे परिवार में सबसे ऊंची स्टेज है, इसलिए वही अगला लीडर बनेगा। और हाँ, 1 महीना बाद हमारे परिवार की प्रतियोगिता है, उम्मीद है तुम भी भाग लोगे। इसमें सोहन और तुम दोनों लीडर की जगह के लिए मुकाबला करोगे। जो जीतेगा वही देवगढ़ का अगला लीडर बनेगा। अगर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। ग्रैंड एल्डर के शब्दों से माहौल थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन आरव ने बिना डरे शांत स्वर में कहा, 1 महीना? तुमने तो ज्यादा समय दे दिया। मेरे लिए 7 दिन ही काफी हैं। फाइनल प्रतियोगिता आज से 7 दिन बाद रखो, क्योंकि उसी दिन तुम्हारा बेटा मेरे हाथों मरने वाला है। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि एक पल के लिए चारों एल्डर्स सहम गए। ग्रैंड एल्डर ने अपने गुस्से का घूंट पीट पीकर दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, जब तुम ही जिद कर रहे हो तो सुन लो। अगला लीडर चुनने की प्रतियोगिता 7 दिन बाद ही होगी। देखते हैं जैसे तुम्हारी जबान चलती है, क्या वैसे ही तुम्हारे हाथ पैर भी चलते हैं, या बिना शक्ति के तुम ऐसे ही धड़ाम गिर पड़ते हो। इतना कहकर चारों एल्डर्स ठहाका मार